नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा और सकारात्मक विचारों के साथ ही हम ऊर्जावान भविष्य की कल्पना करते हैं और इसी सुविचार के साथ हम शुरुआत करेंगे नया सवेरा की। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में होंगी देश, दुनिया, राजनीति, खेल जगत और आर्थिक जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। और जब हम खबरों का जिक्र करते हैं तो लगातार हम देख रहे हैं कि संसद में रिकॉर्ड स्तर पर कामकाज हो रहा है। हालांकि अभी 17 जो विधेयक है वो पारित होने बाकी है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो अहम विधेयक, चाहे वो एनएमसी की हम बात करें या फिर हम बात करें पॉक्सो बिल की जो कल पारित हुआ है, उस पर होगी चर्चा। वहीं अगर अन्य खबरों का हम जिक्र करें तो कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को भारत की बात आखिर माननी पड़ी। अब उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा। क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया, इस पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। संसद के सत्र में अभी 17 विधेयकों का पारित होना बाकी। कुल 19 बिल दोनों सदनों से हो चुके हैं पारित। राज्यसभा ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को संशोधनों के साथ किया पारित। बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोकसभा ने पॉक्सो कानून में संशोधन को दी मंजूरी। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड विधेयक में संशोधन को भी लोकसभा से मिली हरी झंडी। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश और बाढ़ से 4 लोगों के मरने की आशंका। एनडीआरएफ, सेना और राज्य की एजेंसियों ने 4,400 से ज्यादा लोगों को बचाया। उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने पार्टी से किया निष्कासित। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने और सभी 5 मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने का दिया आदेश। मामले की सुनवाई 45 दिनों में पूरी करने के लिए कहा। जुलाई में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस जुलाई में जीएसटी संग्रह करीबन 5.8% की वृद्धि से बढ़ रहा है आगे। वहीं 75 लाख से भी ज्यादा जीएसटीआर 3B रिटर्न्स अब तक किए गए दाखिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका अगले महीने से $300 अरब के चीनी उत्पादों पर लगाएगा 10% का आयात शुल्क। राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समग्र व्यापारिक समझौते की जताई उम्मीद। और खेल की खबरों में एशेज सीरीज के पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 284 रन बनाए। जवाब में पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के बनाए 10 रन। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राज्यसभा में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हो गया है, जिसके आने के बाद न सिर्फ मेडिकल शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार होगा। विधेयक में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा यानी नीट का प्रावधान है। राज्यसभा ने बिल को संशोधन के साथ पास किया है, जिसके बाद इसे फिर से लोकसभा भेजा जाएगा और वहां से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। चिकित्सा क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए राज्यसभा ने एक ऐतिहासिक विधेयक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। लोकसभा से इसे पिछले सप्ताह ही पारित किया जा चुका है, लेकिन राज्यसभा में कुछ सरकारी संशोधनों के मंजूरी के बाद इसे फिर से लोकसभा की मंजूरी लेनी होगी। विधेयक का मकसद चिकित्सा शिक्षा में गुणवत्ता को बेहतर बनाना और शुल्क संबंधी अनियमितताओं को दूर करते हुए चिकित्सा सेवाओं को स्तरीय बनाना है। गुरुवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में विधेयक को पेश किया। विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एनएमसी भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की मोदी सरकार की नीति के तहत लाया गया है। इसे चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। चर्चा के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया और सदन को भरोसा दिया कि विधेयक में आईएमए की उठाई गई आशंकाओं का समाधान होगा और चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मैं देश के अंदर सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को, सारे एस्पायरिंग जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको, और जो डॉक्टरी पेशे के अंदर काम कर रहे हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों को भी, सबको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए देश के किसी भी डॉक्टर को कोई भी किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये जो बदलाव है ये उनकी जिंदगी के अंदर एक
बेहतरीन बदलाव लाने वाला है, जिसको क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली परसीव भी किया जा सकेगा, आने वाले वर्षों में मेजर भी किया जा सकेगा। विधेयक में परास्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है। साथ ही मरीजों के इलाज हेतु लाइसेंस हासिल करने के लिए MBBS पाठ्यक्रम के अंतिम सत्र में एक संयुक्त परीक्षा नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट के प्रावधानों का प्रस्ताव है। ये परीक्षा विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का भी काम करेगी। विधेयक में 4 स्वशासी बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है। इसमें स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर अति विशिष्ट आयुर्विज्ञान शिक्षा में प्रवेश के लिए एक सामान्य राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की बात कही गई है। इसमें चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए राष्ट्रीय निर्गम परीक्षा आयोजित करने का उल्लेख है। दरअसल भारतीय चिकित्सा परिषद में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी। इस मामले में CBI जांच भी हुई। ऐसे में इस संस्था के कायाकल्प की जरूरत हुई, इसलिए सरकार ने नया बिल लाया है। कानून बनने के बाद ये इतिहास में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़े सुधार के रूप में दर्ज होगा। पार्लियामेंट टीम, DD न्यूज। और वहीं बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक फैसला करते हुए संसद ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 यानी पॉक्सो कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। राज्यसभा से पहले ही पास हो चुके इस विधेयक को लोकसभा ने भी मंजूर कर लिया। इसमें बच्चों से जुड़े यौन अपराधों के लिए मृत्यु दंड सहित सख्त दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। संसद ने ऋण शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता विधेयक 2019 पारित कर दिया। लोकसभा ने कल विधेयक को मंजूरी दे दी, जबकि राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का मकसद निगमों की पुनर्गठन योजना के लिए अनुमति देने और शेयर धारकों के अधिकृत प्रतिनिधियों के अधिकार और कर्तव्यों को अधिक स्पष्ट बनाना है। इसमें 330 दिन का समय निर्धारित किया गया है। वहीं आतंकवादियों पर नकेल कसने के लिए राज्यसभा में UAPA संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद पास कर दिया गया। कानून में संशोधन के जरिए किसी आतंकवाद को पोषित करने में लगे किसी व्यक्ति यानी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोगों को भी आतंकी घोषित किया जा सकेगा। और संसद की कार्यवाही पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास। तो सुधाकर, कल का जो दिन था वो संसद के लिए काफी अहम रहा। NMC बिल को पारित कर दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में गुणवत्ता रूपी सुधार के रूप में अगर देखा जाए तो एक अहम कदम साबित होगा NMC बिल, जो कि MCI की जगह लेगा। राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। लोकसभा हालांकि पहले ही इसको पास कर चुकी थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ संशोधनों के मद्देनजर अब ये दोबारा लोकसभा से पास होगा, जहां किसी तरह की बहुमत की कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव है चिकित्सा के क्षेत्र में। और MCI को जब खत्म किया गया था, उसके बदले अभी फिलहाल जो है इंडियन मेडिकल काउंसिल कह सकते हैं, एक तरह से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पूरी जो MCI की गतिविधियां जो पहले चलती थी उसको देख रहा है। और सिर्फ अगर मेडिकल सीटों की बात करें तो कम से कम जो है 25-30 हजार मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी हुई है पिछले 1-1.5 वर्षों में। तो चिकित्सा शिक्षा पूरा जो सिस्टम कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, इन तमाम चीजों को लेकर एक तरह से पारदर्शी व्यवस्था गठित हो पाएगी, तो काफी अहम है। और दूसरी चीज, आंचल UAPA विधेयक कल राज्यसभा में इसकी चर्चा शुरू हुई थी, तो अभी आज उम्मीद है कि ये विधेयक UAPA में जो संशोधन संबंधित विधेयक, तो आज राज्यसभा से पास होने की उम्मीद है। और अगर हम अन्य बिलों की बात करें तो जिसमें पॉक्सो जो कानून था, जिसके संशोधनों को कल मंजूरी दी है, कहीं ना कहीं जो बच्चों से बढ़ते यौन अपराध हैं, जो ग्रसित है समाज, उसे रोकने में एक कारगर कदम साबित होगा पॉक्सो का ये जो कानून है, क्योंकि अब एक डर होगा कि आपकी मृत्युदंड तक का जो प्रावधान वो इस पॉक्सो कानून के तहत आएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, ये पूरा जो सत्र एक तरह से ऐतिहासिक बनता जा रहा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला सत्र है संसद का, और एक तरह से रोज कामकाज के लिहाज से देखें तो रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है। अब तक जो 19 विधेयकों को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल चुकी है, और सरकार का टारगेट है कि कम से कम जो 36 विधेयक दोनों सदनों से पास कराए, 27 लोकसभा से और 23 राज्यसभा से विधेयक पास हो चुके हैं। तो कामकाज के लिहाज से, और उसमें भी इस तरह के जो विधेयक, पॉक्सो विधेयक काफी महत्वपूर्ण है, और खास तौर से बच्चों के साथ जो बर्बरता, यौन शोषण
की जो बात आती है उसको लेकर बिल्कुल कह सकते हैं जीरो टॉलरेंस और मृत्यु दंड तक के सख्त प्रावधान है। कई चीजें थी जो परिभाषित नहीं थी, मतलब पोर्नोग्राफी जैसी चीजें, उन तमाम चीजों को परिभाषित किया गया है। यौन अपराधों के लिए 20 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है और ये एक तरह से जेंडर न्यूट्रल कानून बनाया गया। सिर्फ बच्चियों नहीं, बच्चों के साथ भी, लड़कों के साथ भी यौन अपराध होते हैं तो उसी तरह की सजा दी जा सकेगी और अपराधी भी चाहे किसी भी लिंग का हो। तो इसलिए काफी ये महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि 3 तलाक जैसे बिल जो पास होकर कानून भी बन चुके हैं, तो एक तरह से पूरा सत्र ही आप ऐतिहासिक कह सकते हैं। जी, और बहुत संक्षिप्त में सुधाकर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आज अगर हम देखें तो संसद की जो कार्रवाई है उसमें कौन कौन से विधायी कार्य जो हैं वो पारित किए जाएंगे, खासतौर पर अभी 17 ऐसे विधेयक हैं जो पारित होने हैं। जी बिल्कुल, जैसा लोकसभा में 3 विधेयक हैं और राज्यसभा में भी 3 विधेयकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। राज्यसभा की बात की जाए तो यूएपीए विधेयक में संशोधन, कानून में संशोधन पर चर्चा की कल शुरुआत हुई थी। काफी चर्चा हो चुकी थी, तो आज वो पास कराने की सरकार कोशिश करेगी और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम एक तरह से आतंकवादी घोषित नहीं कर पाते हैं। कानून उस तरह के नहीं है। उस संशोधन के जरिए जो इंडिविजुअल्स हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को आतंकी घोषित किया जाएगा और उनके जो फाइनेंस के सूत्र हैं, विदेशों में उनकी संपत्ति, जब इस तरह की तमाम चीजें हो पाएंगी तो काफी महत्वपूर्ण है। लोकसभा की बात की जाए तो जालियांवाला बाग मेमोरियल एक्ट में संशोधन से संबंधित विधेयक है। इसके अलावा राज्यसभा में जो 58 जो ऑब्सोलीट लॉज हैं, जो बेकार पड़ चुके कानून है, उनको खत्म करने संबंधी विधेयक है। तो इस तरह के कई अहम विधेयक आज दोनों सदनों में हैं और आज के बाद अगर बात की जाए तो संसद के सत्र के 3 दिन और बचते हैं, तो काफी कह सकते हैं महत्वपूर्ण रहेगा अगले 3 दिनों में किस तरह की कार्रवाई चलती है। सरकार जरूर चाहती थी कि सत्र को और बढ़ाया जाए, लेकिन देखना पड़ेगा कि अगले 3 दिनों में किस तरह से बातचीत होती है या आगे ये बात बढ़ती है। लेकिन एक तरह से जो उत्पादकता है संसद की वो 130% से भी ज्यादा है, जो पिछले 2-3 दशकों में एक तरह का रिकॉर्ड है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो रिकॉर्ड स्तर पर काम हो रहा है, बहुत से ऐसे समाज कल्याण के से जुड़े जो विधेयक है वो पारित हो चुके हैं और कुछ पारित होने अभी बाकी हैं। वहीं चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों पर 26 अगस्त को उपचुनाव कराने की घोषणा की है। एक सीट समाजवादी पार्टी के सदस्य नीरज शेखर के भाजपा में शामिल होने से खाली हुई। दूसरी सीट राजस्थान की है, जहां मौजूदा भाजपा सदस्य मदन लाल सैनी का निधन हो गया। कांग्रेस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा के लिए कांग्रेस नामित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को मिली हार के बाद उसने अब भारत की बात मान ली है और जाधव को भारतीय काउंसलर के एक्सेस की मांग को स्वीकार कर लिया। हालांकि अभी इसके तौर तरीकों पर बात होना बाकी है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को मौत की सजा सुनाई थी, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने पाक से कई बार राजनयिक पहुंच की मांग की, लेकिन पाक ने इसे स्वीकार नहीं किया। मौत की सजा पर रोक लगाने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। तो अभिषेक, आखिरकार भारत की जो बात है वो पाकिस्तान को माननी ही पड़ी और अब काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा कुलभूषण जाधव को। आगे की राह क्या होगी अब? देखिए असल जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात तो पाकिस्तान को माननी पड़ी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश ही कुछ ऐसा था। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में अपनी कुछ शर्तें रखने की कोशिश की है कि जो काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा वो किस प्रकार का होगा और क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होगी। अब प्रक्रियागत तरीकों की बात करें तो जहां तक जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान उस पूरी काउंसलर एक्सेस के दौरान अपने एक अधिकारी की मौजूदगी चाहता है, जो कि वियना कन्वेंशन और जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्णय था उसके खिलाफ जाएगा या उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है। तो ये एक कंडीशन है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं जिसको लेकर कि जो विदेश मंत्रालय है वो पूरी प्रक्रिया को और पूरा जो उनका प्रस्ताव है पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को किस प्रकार से राजनयिक पहुंच दी जाए, उसको वे कर रहा है, उसको इवैल्यूएट कर रहा है और पूरी तरीके से मूल्यांकन करने के बाद ही भारतीय पक्ष पाकिस्तान के प्रस्ताव पर
किसी प्रकार का निर्णय लेगा कि क्या हम इसके साथ जाएं, इन जो भी शर्तों के साथ पाकिस्तान की प्रस्ताव लेकर आया है, या फिर हम थोड़ा और वेट करें। तो अभी पूरी जो न्यायालय की प्रक्रिया रही, न्यायालय का जजमेंट रहा, वियना कन्वेंशन रहा और जो पाकिस्तान के प्रस्ताव है, इन तीनों को परस्पर मूल्यांकन करने का काम आज चल रहा है। और हमें उम्मीद है कि आज दोपहर के आसपास कुछ हमें संकेत मिल सकते हैं भारतीय पक्ष से कि किस प्रकार से कुलभूषण जाधव के काउंसलर एक्सेस को लेकर कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ आगे चल रहा है। और अभिषेक, जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि जो आईसीजे का फैसला है और उसकी गाइडलाइंस के प्रस्ताव का वो मूल्यांकन करके कूटनीतिक पहल से आगे बढ़ेंगे, वो गाइडलाइंस क्या हैं और किस तरह से जब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वियना कन्वेंशन साफ तौर पर कहती है कि अगर कोई दूसरे देश का नागरिक गिरफ्तार होता है तो उसकी जानकारी आपको और देनी चाहिए उसके देश को, और इस तरह का कोई भी काम या इस तरह के किसी भी नियम का पालन पाकिस्तान ने नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ईरान की सीमा के क्षेत्र से, ईरान के अधिकार वाले क्षेत्र से उसका अपहरण किया, फिर उसे लंबे समय तक छुपा के रखा गया, उसे पूछताछ की गई, उसे टॉर्चर करने की रिपोर्ट आई और उसके अरेस्ट की खबर भारत को बहुत बाद में दी गई। और फिर भी जब भारत ने लगातार राजनयिक पहुंच की मांग की कुलभूषण जाधव को एक भारतीय नागरिक होने के नाते, तो उससे उसके अधिकार से वंचित किया गया। और इसी प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा भी सुना दी, जिसके विरोध में भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया था, जहां पर फैसला लगातार भारत के हक में आया। पहले कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा रुकवाई गई, फिर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने इस मामले में अपनी जो योग्यता है उसको माना कि वो उस बारे में सुनवाई कर सकता है। और फाइनली भारत की जो कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की मांग थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो लगातार प्लीज थी, जो सारे प्रेयर्स थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उस सब को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने रिजेक्टेड की श्रेणी में डाला था, यानी उन सबको खारिज कर दिया था। और भारत के दावों को उन्होंने सही मानते हुए और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन मानते हुए कुलभूषण जाधव की सजा को रिव्यू करने का भी पाकिस्तान को निर्देश दिया था कि आप पहले कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच दें, उसे लीगल एड दें, उसे खुद को डिफेंड करने का एक मौका दें, और उसके बाद जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई है उसके तहत उसको जो भी सजा या जो भी उसकी स्थिति बनती है उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो भी आपने कार्रवाई की है कानूनी, वो गलत है और कुलभूषण जाधव को एक खुद को कानूनी रूप से प्रस्तुत करने का और अपने पक्ष को रखने का मौका दिया जाना चाहिए। जिसके बाद ये पूरी प्रक्रिया दोहराई जा रही है कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच दी जाएगी। और लेकिन फिलहाल राजनयिक पहुंच देने के मसले पर पाकिस्तान अपनी कुछ शर्तों के साथ सामने आ रहा है। और ऐसा माना जा रहा था कि आज करीब 3-3:30 बजे के आसपास दोपहर में ये प्रक्रिया होनी थी कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच देने की। लेकिन भारतीय पक्ष चूंकि कल तक अभी विदेश मंत्रालय के जो सूत्र है, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा है कि हम पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो आज हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, दोपहर बाद तक ये क्लैरिटी आ पाएगी कि भारत ने इस मसले पर क्या रुख अपनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो पाएगी, जो काउंसलर एक्सेस है वो कितने बजे दिया जाएगा। हालांकि जो भारत के दावे हैं, उन्होंने जीत हासिल की थी आईसीजे में, और काउंसलर एक्सेस अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने की जो एक स्थिति है उस पर स्पष्टीकरण साफ तौर पर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन नया सवेरा में वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब रुख करते हैं गुजरात का। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी कई हिस्से झेल रहे हैं। बिहार और असम के बाद अब गुजरात के वडोदरा शहर में भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। 4000 से अधिक लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल के दल लगाए गए हैं।
इसके अलावा सेना की 2 कंपनियां और राज्य सरकार के विभिन्न पुलिस बलों के जवान भी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अब तक 1 लाख खाने के पैकेट तैयार किए गए हैं, जिसमें से 12,500 पैकेट बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बांटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक में स्थिति की समीक्षा की। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना है। और लगातार भारी बारिश के रुकने के बाद कल जब वडोदरा वासियों ने राहत की सांस ली तो उनके सामने एक नई मुसीबत सामने आ गई। दरअसल बारिश के बाद कल वडोदरा की गलियों में भरे पानी में मगरमच्छ तैरते हुए दिखाई दिए। वडोदरा की विश्वामित्री नदी अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस नदी में 260 से ज्यादा मगरमच्छ रहते हैं। ट्विटर पर वडोदरा के अलग अलग इलाकों के वीडियो हैं जहां वहां की गलियों में जमा पानी में मगरमच्छ तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक वन विभाग के अधिकारियों और एनजीओ ने 3 मगरमच्छों को रेस्क्यू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकाल दिया है। इससे पहले कुलदीप सिंह को बीजेपी ने निलंबित किया था, लेकिन पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे के बाद विधायक सेंगर को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निकालने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा का कहना है कि पार्टी में ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए जगह नहीं जिनके खिलाफ संगीन आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा किसी व्यक्ति के लिए जगह नहीं है जिनके खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं। जो पीड़िता है उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठते हैं। उन पर इस प्रकार का जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसको लेकर कई प्रश्न उठते हैं, तो कोई बर्दाश्त करने की स्थिति में पार्टी नहीं है। तो जो भी गलत काम करते हैं उन सबको पार्टी से बाहर करेगी। ये पहली बार मैसेज नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी। गलत बयानी पर भी प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार रिस्पॉन्ड किया तो देश ने देखा है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म घटना से संबंधित सारे 5 मुकदमे दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के साथ उनकी सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने रायबरेली के निकट हुई सड़क दुर्घटना में जख्मी पीड़िता को अंतरिम मुआवजे के रूप में 25 लाख रुपए देने का भी आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। इसके साथ ही केंद्रीय जांच ब्यूरो को ट्रक और पीड़िता की कार में हुई टक्कर की घटना की जांच 7 दिनों के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया। इस दुर्घटना में पीड़िता के परिवार के 2 सदस्यों की मृत्यु हो गई थी और पीड़ित के साथ ही उसका वकील बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस मामले में सर्वोच्च अदालत आज डॉक्टरों से सलाह मशवरा करने के बाद इस पर फैसला करेगी कि क्या केजीएमयू में भर्ती घायल पीड़िता और उसके वकील को भी दिल्ली के अस्पताल में स्थानांतरित किया जाए या नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गिनी पहुंच गए हैं। कोनार्की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो पहुंचे। गिनी के राष्ट्रपति अल्फा कोंडे ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ राष्ट्रपति कोविंद की अगवानी की। पूरे सैन्य सम्मान के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का औपचारिक स्वागत किया गया। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की गिनी की ये पहली आधिकारिक यात्रा है। ईडी ने आतंकियों को धन मुहैया कराने तथा धन शोधन मामले में कश्मीर के व्यापारी जहूर वटाली की 1 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। निदेशालय ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जहूर वटाली के परिवार को 1 करोड़ 48 लाख की अचल संपत्तियां और दिल्ली में जम्मू और कश्मीर बैंक शाखा में 25 लाख रुपए की जमा राशि जब्त करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया है। स्कूली बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देने और विज्ञान की पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करने के मकसद से केंद्र सरकार ने हाल ही में इंस्पायर अवार्ड मानक नाम से एक प्रतियोगिता की शुरुआत की, जिसमें कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्र हिस्सा ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए देश भर के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 2019-20 के इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए आगामी 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। स्कूली बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित करने
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया अभियान को गति देने में इंस्पायर अवार्ड मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंस्पायर अवार्ड मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान के सहयोग से किया जाता है। ये अवार्ड बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अनोखे विचारों और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बच्चों में भी इनोवेटिव स्पिरिट होती है और उनका इनोवेशन जो मन में आता है उसको प्रोत्साहन देने के लिए इंस्पायर मानक अवार्ड की शुरुआत हुई। ऐसे बच्चों को हम इंकरेजमेंट करेंगे तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बाहर आएगी, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। हम लोग जो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो एक कंडीशनड माइंड हो जाता है, ताकि बच्चे का ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए ये मानक तैयार किया, शुरू किया। इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता में देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के कक्षा 6 से 10 तक के 10 से 15 साल की उम्र के बच्चे भाग ले सकते हैं। अनोखे विचारों का चयन उनकी नवीनता, व्यावहारिकता, उपयोगिता और पर्यावरण की अनुकूलता के आधार पर किया जाता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि फिलहाल मौजूद तकनीक से ये कितना बेहतर है। कई इनोवेशंस ऐसे होते हैं कि जिसको ऑलरेडी दुनिया में होता है और वो इधर वो बच्चे को मालूम नहीं है, और कई बार ऐसा होता है बच्चे ने भी किसी इंटरनेट में, आजकल तो इंटरनेट सब छोटे बच्चे भी देखते हैं, तो उसी को देख के वो दोहरा रहा है। तो ऐसे एंट्रीज को पहले बाहर करना पड़ता है, फिर बाद में जो बाकी एंट्रीज है उसमें से कौन सा नावीन्यपूर्ण चीज़ है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। भले हो सकता है कई बार ये इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, लेकिन यदि सोच एक अलग ढंग की है तो उस सोच को पहचानना ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंस्पायर अवार्ड मानक के तहत 5 लाख मिडिल और हाई स्कूलों के छात्रों से करीब 10 लाख अनोखे विचार और नवाचार मंगवाए जाते हैं। इनमें से 1 लाख का चयन जिला स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता के लिए, जबकि 10,000 सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। इनमें से शीर्ष 1000 विजेताओं का चयन कर उन्हें 50,000 रुपए की राशि दी जाती है, ताकि वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए बेहतर प्रोटोटाइप विकसित कर सकें। इनमें से 60 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों का चयन राष्ट्रीय अवार्ड और तकनीक विकसित करने के लिए किया जाता है। साथ ही इन्हें राष्ट्रपति भवन में हर साल आयोजित होने वाले नवाचार उत्सव में भी प्रदर्शित किया जाता है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगले महीने से 300 अरब डॉलर के चीनी आयातों पर वो 10% शुल्क लगाएगा। इससे दुनिया की 2 बड़ी सबसे जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच व्यापार युद्ध तेज हो गया है। ट्रंप ने ट्वीट कर बताया कि अमेरिका चीन से हमारे देश में आ रहे 300 अरब डॉलर के बाकी सामानों और उत्पादों पर 1 सितंबर से 10% अतिरिक्त शुल्क लगाना शुरू करेगा। और नया सवेरा में वक्त छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार होंगी आर्थिक जगत से जुड़ी हुई खबरें। आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम 10। वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काम। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब आर्थिक जगत की सुर्खियां जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण शर्मा के पास।
शुक्रिया आंचल। और आर्थिक जगत की जो सुर्खियां हैं, सबसे पहले शुरुआत करते जीएसटी की खबर के साथ में। जुलाई में जीएसटी का कलेक्शन 1.02 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये पिछले महीने के संग्रह के मुकाबले काफी बेहतर है। ये एक साल पहले जुलाई के महीने में 96,483 करोड़ रुपए पर था। जीएसटी संग्रह से अगर देखा जाए तो 5.8% की वृद्धि इस बार हुई है। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह पिछले महीने जून में पहली बार 1 लाख करोड़ के स्तर से नीचे यानी कि 99,949 करोड़ रुपए पर गया था। जुलाई 2019 में केंद्रीय जीएसटी संग्रह 17,912 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 25,000 करोड़ रुपए और एकीकृत यानी कि आईजीएसटी 50,612 करोड़ रुपए रहा है। अप्रैल से जुलाई में जो सकल जीएसटी संग्रह है यानी कि जो कुल जीएसटी है वो 4,16,176 करोड़ रुपए रहा है। ये पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 3,89,568 करोड़ रुपए पर रहा था। और महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये दुनिया में पहली बार है जब किसी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्वीकृति दे दी है। हाइपरलूप तैयार होने के बाद मुंबई और पुणे का सफर महज 35 मिनट में तय हो सकेगा। अभी सड़क मार्ग से ये दूरी 3.5 घंटे में पूरी होती है। हाइपरलूप की रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। और टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टिगोर ईवी की कीमत में 80,000 रुपए तक की कटौती करने का निर्णय किया है। कंपनी ने यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया है। बैटरी से चलने वाले सभी वाहनों पर जीएसटी की जो दर है उसे 12% से घटा करके 5% कर दिया है। अब इसके बाद में टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत अगस्त से 80,000 रुपए तक कम करने का फैसला लिया है। तो आज अर्थ जगत में इतना है, लेकिन बाकी की खबरों के लिए चलते हैं आंचल के पास। शुक्रिया अरुण इन तमाम आर्थिक जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और आइए अब नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नज़र। तो सबसे पहला पत्र मैं ले रही हूँ वो है जनसत्ता। और अगर मैं आपसे कहूँ कि जो ट्रेन के कोचेस हैं वो रोबोट्स बनाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, शताब्दी और राजधानी की जो आधुनिक कोच हैं अब वो रोबोट्स तैयार कर रहे हैं और ये डब्बों की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो रहा है। कोच फैक्ट्री में रोबोट्स जो है वो लगातार काम कर रहे हैं और रायबरेली की जो एक कोच फैक्ट्री है वहाँ देश विदेश से कई लोग आकर देखते हैं कि किस तरह से रोबोट्स जो हैं वो कामकाज कर रहे हैं। तकनीकी कोई दिक्कत है उसको संभालने में और प्रणाली को दुरुस्त करने में ये रोबोट्स जो हैं वो काफ़ी अहम साबित हो रहे हैं। तो रोबोटिक तकनीक से अब राजधानी और शताब्दी को मिल रहे हैं आधुनिक कोच। अगली खबर है दैनिक जागरण से जो कि मॉनसून से जुड़ी हुई है। मॉनसून का जो पूरा वक्त होता है वो 4 महीने का है और आखिरी जो 2 महीने हैं उसके लिए जो संभावना मौसम विभाग ने जारी की है वो सामान्य जारी की है, जिसके मुताबिक अब जो अगस्त सितंबर का जो मॉनसून होगा वो सामान्य रहेगा। और ऐसे में महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु
दुर्ग जो है उन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं मौसम विभाग लगातार बारिश का अनुमान जता रहा है। और अगर हम फसलों की बात करें तो पैदावार के लिए जो ये मानसून इस बार रहा वो मौसम विभाग का मानना है कि अनुकूल रहा है और जो किसान हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि जब हम देख रहे हैं कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर रिकॉर्ड स्तर पर बारिश हो रही है। रुक करते हैं तीसरी खबर का जो कि हिंदुस्तान से है और दोनों ही एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज पहली है गुरुग्राम से, यानी कि अगर अब आप गुरुग्राम के मेट्रो स्टेशन से बाहर आते हैं तो आपको वहां पर हुड्डा सिटी मेट्रो स्टेशन जो है वहां पर ई बाइक सेवा की शुरुआत की गई है, यानी आप साइकिल से अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। ये शुरुआत वैसे बहुत सारे स्टेशंस पर की गई थी, लेकिन कल इसे गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर स्टेशन से इसकी शुरुआत की गई। दूसरी जो अहम शुरुआत है वो है पिंक शौचालय। नोएडा के तमाम सेक्टर जो हैं, खासतौर पे 50 सेक्टर, वहां पर अब पिंक शौचालय बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। और ये अगर हम देखें तो इसमें आपको जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो भी दिए जाएंगे। तो अपने आप में जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, चाहे हम बात करें पर्यावरण की स्वच्छता की या हम बात करें स्वच्छता के माहौल की, दोनों की तरफ एक अच्छी पहल। रुक करते हैं चौथी खबर का जो कि राष्ट्रीय सहारा से है। आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख जो है वो नज़दीक आ रही है और उसे सरल बनाने के लिए अब आयकर रिटर्न भरने की एक नई सुविधा है, यानी कि ई लाइट बटन, ई फाइलिंग लाइट्स जो सुविधा है वो अब आयकर विभाग ने दी है। यानी जब आप इस पर जाकर क्लिक करेंगे तो तमाम वही ऑप्शंस या वही सब बॉक्सेस आपके सामने आएंगे जिसमें आपको रिटर्न फाइल करना है। लगातार जब भी हम देखते हैं कि आयकर रिटर्न फाइल करना है तो हमें बहुत डर लगता है कि काफ़ी परेशानी वाला काम है और काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी पेचीदगियां होती हैं उसमें, लेकिन लगातार इसके सरलीकरण पर आयकर विभाग काम कर रहा है। और अंतिम खबर हम ले रहे हैं नवभारत टाइम्स से, जिसमें पहली बार जो नेवल एक्सरसाइज है उसमें भारत, थाईलैंड और सिंगापुर मिलकर एक साथ नौसेना का अभ्यास करेंगे। और ये जो नेवल एक्सरसाइज है वो इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि भारत के साथ सिंगापुर और थाईलैंड का काफ़ी अहम रोल है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को काफ़ी अहम बताया और शांग्रीला डायलॉग में इसके बारे में जिक्र किया गया था। तो ये तमाम इस तरह के सैन्य अभ्यास होते हैं, ये आपसी देशों में जो रिश्ते होते हैं उन्हें तो प्रगाढ़ करते ही हैं, साथ ही साथ एक विश्वास की जो बहाली होती है देशों में वो काफ़ी अहम है। तो अब इन पत्रों के बाद आइए रुक करते हैं खेल की खबरों को और बात कर लेते हैं एशेज सीरीज की। 1.5 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे स्टीव स्मिथ के शतक की मदद से लगातार हम देख रहे हैं कि जो एशेज की सीरीज है उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम एशेज टेस्ट के पहले दिन कम स्कोर पर सिमटने से बच गई। एक समय ऑस्ट्रेलिया 150 पार जाना चाहती थी लेकिन मुश्किल लग रहा था, लेकिन स्मिथ ने एक छोर संभाले रखा और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 284 का स्कोर दिया। स्मिथ ने 144 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इंग्लैंड के लिए 5 विकेट लेने वाले स्टुअर्ट ब्रॉड ने स्मिथ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। नाथन लॉयन ने 12 रन बनाकर वो नाबाद रहे। स्मिथ ने 219 गेंदों का सामना किया और 16 चौके के साथ 2 छक्के लगाए। 122 रनों पर अपने 8 विकेट खोने वाली ऑस्ट्रेलिया की राह मुश्किल लग रही थी, लेकिन स्मिथ एक छोर पर इंग्लैंड के लिए मुसीबत बनकर खड़े हुए थे। वे बेहद समझदारी से पारी को आगे बढ़ा रहे थे और इस प्रयास में पीटर सीडल 44 ने उनका बेहतरीन साथ दिया। दोनों ने मिलकर 9वें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की। दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 2 ओवरों में बिना विकेट खोए 10 रन बनाए। सात्विक साईराज रानी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के युगल वर्ग के मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। इस जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अद्रियांतो की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हरा दिया। वहीं महिला एकल वर्ग के मुकाबले में साइना नेहवाल को हार का मुंह देखना पड़ा। साइना को दूसरे दौर के मैच में जापान की स्याका ताकाहाशी ने 16-21, 21-11, 21-14 से हरा दिया। वहीं पुरुष एकल वर्ग में दूसरे दौर में किदाम्बी श्रीकांत की चुनौती भी समाप्त हो गई। श्रीकांत को दूसरे दौर में थाईलैंड के होसिद फेतप्रदब ने 11-21, 21-16, 21-12 से हरा दिया। हालांकि साई प्रणीत दूसरे दौर का मैच जीतने में सफल रहे और उन्होंने हमवतन खिलाड़ी शुभंकर डे को 21-18, 21-19 से हरा दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार जारी है। सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी से आम लोग बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है।
जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नियंत्रण रेखा पर लगातार संघर्ष विराम उल्लंघन का मकसद आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश है, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी से पाक के मंसूबे लगातार विफल होते जा रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ हर दिन गोलाबारी होती है। लोगों को यहाँ बहुत सारी समस्याओं का सामना रहता है। किसानों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें खेती बाड़ी छोड़कर भागना पड़ता है। सरकार ने कुछ बंकर दिए हैं, लेकिन अभी और अधिक बंकरों की जरूरत है। फायर वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा आ रहा, तो वहाँ जितने भी लोग बाहर थे कुछ अपने अपने घरों में घुस गए, तो लेकिन हम घर से दूर थे, तो वहाँ पे हमें घुसने का कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए हमें भी थोड़ा चोट आ गया। हर रोज फायरिंग होती है, लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और जो किसान लोग हैं उनको भी अपनी ज़मीन छोड़ के भागना पड़ता है। ये सरहद पार के खौफ की सियासत है, जिससे कभी स्कूलों को आग के हवाले करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है, तो कभी स्कूल की गाड़ी पर हमला करके मासूमों को खौफजदा किया जाता है। ये बातें इशारा कर रही हैं कि आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीर का भविष्य है। पुलिस, सेना और सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में युवाओं का हिस्सा लेना आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। अलगाववादी और आतंकी सहमे हुए हैं, वो वादी में अपना खौफ कायम रखना चाहते हैं। इसलिए लोगों को डराया जा रहा है, स्कूलों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, मगर इनका ये नापाक मंसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। सेना और सुरक्षा बलों की चौकसी से इनके नापाक मंसूबे लगातार नाकाम हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ मसरूर फैजी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात आपके स्वास्थ्य की। बरसात में अक्सर लोग बाजार से चाट, पकौड़ी खाना और शिकंजी या फिर जलजीरा या गन्ने का रस पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर खाने पीने की ये चीजें सफाई से ना बनी हो तो पेट में कई तरह के संक्रमण होने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस ए और ई ऐसी ही बीमारियां हैं। आइए जानते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है। बरसात के मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई के मामले बढ़ जाते हैं। ये बीमारियां दूषित जल या दूषित भोजन के कारण होती। वायरल हेपेटाइटिस, ये जो वायरस हैं ये ए और ई दो वायरसेस होते हैं जो लिवर को अफेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है, पेशेंट को भूख कम लगती है और उसको उल्टियाँ हो सकती हैं। इस सीज़न में कई बार जो कंटेमिनेशन होता है पानी का, फीकल कंटेमिनेशन, उसकी वजह से ये फैलता है, या जो खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर अगर मक्खियाँ बैठती हैं मल से उठ के आके, तो भी ये वायरस फैल सकता है। उनके अंदर जिनमें की कोअगुलोपैथी आने लगती है, यानी ब्लीडिंग होने लगती है, उनको अस्पताल में ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। बाकी सब लोग घर में नॉर्मल खाना खाएं और उसी से ही उनका इम्प्रूवमेंट अपने आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में गंभीरता बढ़ सकती है। जो जल के सोर्स हैं या वाटर सोर्सेज हैं, उनको उनमें फीकल कंटेमिनेशन ना हो, और पानी को अगर हम इस सीज़न में उबाल के पिएं तो शायद हम कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। वैक्सीन हेपेटाइटिस ए के लिए मौजूद है, लेकिन हेपेटाइटिस ए की एंटीबॉडी लगभग 99% बच्चों में 12 साल की उम्र तक अपने आप आ जाती है। हेपेटाइटिस ई के लिए कोई वैक्सीन अभी नहीं मार्केट में अवेलेबल है। हेपेटाइटिस का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो अब जब बाजार से आप कुछ खाएं तो देख लीजिएगा कि वो साफ तौर पर बना हुआ है या नहीं। और आइए अब रुख करते हैं गुड न्यूज का और आपको मिलवाते हैं कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले एक बच्चे से, जिसने छेड़ी है मुहिम पर्यावरण को बचाने की। तो आइए देखते हैं क्या है इस बच्चे की ये अनूठी मुहिम। ये आरव है, गुरुग्राम में रहने वाला कक्षा 5वीं का छात्र। आरव एक अनोखे काम में लगा है और इस काम में इसे सफलता मिल भी रही है। आइए जानते हैं आरव की ही जुबानी। अभी तो हमने उगाए हैं 5000 सीड्स,
क्लास और और उनमें से 1000 उग गए हैं और कुछ कुछ अभी उगेंगे और कुछ भी ऐसा हो सकता है कि नहीं उगे। पहले कहते थे ये क्यों कर रहे हो और अब कहते हैं अब दे देते हैं ऐसे। आरव के इस काम में उसके परिजन और उसके आसपास वाले लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इसको आम खाते हुए हुआ कि ये गुठली का क्या करेंगे, हम क्यों फेंकते हैं, इससे हो सकता है कि पेड़ बन जाए। हमने कहा बेटा बिल्कुल बनेगा इससे पेड़। तो हमने कहा क्या करना चाहिए, तो कहता है इस बीज को मैं लगा के देखता हूँ। तो हमने कहा लगाओ। तो हमारे घर के पीछे ही छोटा सा मैदान था, वहाँ पे इस बच्चे ने बीज कुछ लगाए और धीमे धीमे उसमें देखा कि बच्चा पेड़ निकलना शुरू हो गया। तो उसने कहा ये मैं और भी इकट्ठा कर सकता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो बेटा, आप करो। तो हमने उसको प्रोत्साहन दिया। सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है हमको यहाँ के गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन ने। यहाँ के डीसी साहब है, खत्री साहब, उन्होंने कहा है कि जितनी भी आप इसमें पौधे निकलेंगे आप उनको दे दें और वो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू इसको अरावली हिल्स में लगाएंगे। आपने और हमने एक कहावत सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। आरव की इन गुठलियों की कीमत ऐसे वक्त में बहुत बढ़ जाती है जब इंसान खुद प्रकृति के विनाश में शामिल है। उम्मीद करनी चाहिए कि ये बीज बेहतर कल की कहानी लिखेंगे। गुरुग्राम से तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट। तो पर्यावरण को बचाना हम सबका कर्तव्य है। और अब देखते हैं मौसम का हाल आपके शहर में। और नया सवेरा के अंत में हम आपको दिखाते हैं लद्दाख की धरती पर आयोजित 2 दिवसीय वार्षिक फयांग मॉनेस्ट्री महोत्सव की झलकियां, जिसमें मखौटा नृत्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक